नमस्कार, मैं किरण चौधरी। संकल्प क्लासेस जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये बैच है ये रीट स्पेशल बैच है और रीट के बैच के अंदर रीट लेवल 2 के अंतर्गत मैं आपको यहाँ पर जीव विज्ञान का अध्ययन करवाऊँगी। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हमें किसी भी सब्जेक्ट को जब तैयार करते हैं, सब्जेक्ट की जब स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उस कंपटीशन लेवल का सिलेबस क्या होगा उसका पहले हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके टॉपिक वाइज उसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारे जीव विज्ञान के अंदर लेवल 2 में, रीट के लेवल 2 में क्या क्या सिलेबस दे रखा है, पहले उस सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं और फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो हमारे जो सिलेबस के अंदर रीट के लेवल 2 के सिलेबस के अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक मेंशन किया हुआ है सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंतर्गत हम 3 सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे, जैसा कि इस सिलेबस के अंतर्गत मेंशन है। कवक, जीवाणु और विषाणु, इनके क्या लाभ हैं, इनके क्या हानि है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है सजीव या लिविंग थिंग्स। सजीवों के अंतर्गत हमारे सिलेबस के अंतर्गत ये टॉपिक जो है मेंशन किए हुए हैं, पादप व जंतु कोशिका, कोशिका की संरचना, कार्य, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन। इसके बाद दूसरा जो इस टॉपिक के अंतर्गत टॉपिक मेंशन किया हुआ है, पादप के विभिन्न भाग। अब पादप के अपने को विभिन्न भाग पढ़ने हैं और हम सभी को पता है कि पादप के 4 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियां तथा पुष्प। जड़, तना, पत्तियां व पुष्प। तो हम एक एक की इनके यहाँ पर स्टडी करेंगे। तीसरा जो टॉपिक इसमें मेंशन्ड है, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण पढ़ेंगे। पादप जो है वो तत्वों को पोषण के रूप में ग्रहण करता है। वो कौन कौन से तत्व हैं जिनको पादप पोषण के रूप में ग्रहण करता है, उनका हम स्टडी करेंगे और उनकी कमी से पादपों में क्या प्रभाव होता है, क्या डिजीज होती है, रोग होते हैं, उनका अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इसके बाद प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक दे रखा है, पादपों में श्वसन व उत्सर्जन। पादपों में श्वसन का अध्ययन करेंगे, पादपों में उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। इसके बाद देखो थर्ड टॉपिक जो मेंशन है, मानव शरीर तथा स्वास्थ्य। तो यहाँ पर ये देखो, ये अपना जो टॉपिक है ये सूक्ष्म जीव का टॉपिक दे दिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है, ये अपना प्लांट से रिलेटेड टॉपिक है और ये जो है अपना जूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अंतर्गत जो टॉपिक दे रखे हैं, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग। सूक्ष्म जीवों से जो मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, हमें यहाँ पर स्पेशली मानव शरीर का अध्ययन करना है। तो मानव में सूक्ष्म जीवों से कौन कौन से रोग होते हैं और इस सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर मेंशन कर रखा है, इसलिए हमें इन रोग के ऊपर फोकस करते हुए स्टडी करना है। हैजा, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया और टाइफाइड। इसके बाद देखो इसमें सेकंड जो टॉपिक है, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र। हमें हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न सिस्टम जो है, तंत्र जो है, उसका अध्ययन करना है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि का यहाँ पर स्टडी करना है। इसके बाद संक्रामक रोग, हमें यहाँ पर संक्रामक रोग के बारे में डिस्कशन करना है। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में होने वाली जो डिजीज होती है वो कौन क्या होती हैं, संक्रामक रोग। जैसे आज जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जो है, अगर एक मनुष्य कोरोना पॉजिटिव है तो उसके संपर्क में आने वाला दूसरा मनुष्य भी क्या है, कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तो ये जो कोविड-19 का ये जो डिजीज़ है वो एक तरह से कैसा रोग है, संक्रामक रोग है। तो हम यहाँ पर इसके साथ साथ कोरोना या कोविड-19 का भी डिस्कशन करेंगे। इसमें से भी एक कोई क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके बाद देखो भोजन के प्रमुख अवयव, मानव में पोषण किस प्रकार से होता है, पोषण में पाए जाने वाले घटक कौन कौन से हैं। पोषण में जैसे हम खाना खाते हैं तो हम क्या क्या ग्रहण करते हैं, खाने के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, वाटर और विटामिन्स को ग्रहण करते हैं। तो हम खाने के ये जो प्रमुख अवयव हैं इनकी एक एक करके स्टडी करेंगे। इसके बाद उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे।
तथा संतुलित आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। संतुलित आहार होता क्या है और इसकी कमी से शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका स्टडी करेंगे। इसके बाद जो आपका फोर्थ जो टॉपिक दिया हुआ है, मानव में जनन व किशोरावस्था। मानव में जनन, जनन के बारे में हमें अध्ययन करना है। जनन कितने प्रकार का होता है, ये आपके यहाँ पर इस सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ है। अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन, दोनों प्रकार के जनन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही किशोरावस्था के दौरान जब उसमें यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तो उसके शरीर में किस तरह के चेंजेस आते हैं और उसके शरीर में हार्मोन्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही जनन से संबंधित विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे और जनन स्वास्थ्य का अध्ययन करेंगे। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, एक छोटा सा सिलेबस है जिसको हम बहुत जल्द कंप्लीट करके आपके एग्ज़ाम से पहले इसको कंप्लीट करके और आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू। रीड लेवल सेकंड के सिलेबस में जीव विज्ञान हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है कोशिका या सेल। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका या सेल के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है। हमारा जो शरीर है कोशिकाओं के एक पुंज होता है, कोशिकाओं का एक मास होता है। कोशिका होती क्या है, हम जो 9th क्लास से एक डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका हमारे शरीर की या सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। सजीवों के शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई, सजीवों के शरीर की मूलभूत इकाई फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। तो कोशिका क्या होती है, सजीवों के शरीर का निर्माण किसके द्वारा होता है, कोशिकाओं के द्वारा। देखो पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जितने भी सजीव पाए जाते हैं, उन सभी की बॉडी का निर्माण किससे होता है, कोशिका के द्वारा होता है। इसलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं, सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई। सजीवों में होने वाली, शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जो है वो कोशिकाओं में संपन्न होती है, इसलिए कोशिका को सजीवों के शरीर की क्रियात्मक इकाई कहते हैं। देखो सजीवों के शरीर का निर्माण का जो प्रारंभ है वो एक कोशिका से होता है। इस कोशिका में विभाजन के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। कोशिकाओं का समूह जो है वो टिश्यू या उत्तक कहलाता है। तो कोशिकाएं विभाजन के द्वारा उत्तकों का निर्माण करती है, टिश्यूज का निर्माण करती है। उत्तक मिलकर के, समान प्रकार के उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, ऑर्गन्स। अंग जैसे फेफड़े, लीवर या स्टमक, इस प्रकार हमारे बॉडी के अंतर्गत अनेक प्रकार के अंग पाए जाते हैं। तो इन अंगों का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका के द्वारा बनाए गए उत्तक जो है वो मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं। अंग जो है वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अंग तंत्र और अंग तंत्र जो मिलकर के होल बॉडी का निर्माण कर देते हैं, अपने शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार एक कोशिका से टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू जो है वो अंग का निर्माण करते हैं, अंग जो है वो अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र जो है अपने पूरे होल बॉडी का निर्माण करते हैं। अब अंग तंत्र कौन से हो गए, जैसे पाचन तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे जनन तंत्र, जैसे उत्सर्जन तंत्र। ये इस प्रकार से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर कार्य का संपादन करते हैं। पाचन तंत्र के द्वारा खाने का डाइजेशन होता है, श्वसन के द्वारा हम श्वसन करते हैं, जनन तंत्र के द्वारा
रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया संपन्न होती है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार जो हमारा शरीर है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका शरीर जो है वो किसका बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाएं विभाजन के द्वारा उत्तक का निर्माण करती है, उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं और अंग अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। इतने तक के बाद हम सभी जानते हैं और आज तक पढ़ते आए हैं कि कोशिका क्या होती है, सजीवों के शरीर की फंडामेंटल यूनिट जो है वो क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोशिकाओं की खोज किसने की थी, डिस्कवरी कोशिकाओं की किस प्रकार से हुई थी, कोशिकाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था। (1665) में एक साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिकाओं को देखा था। कोशिकाओं की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की जो सबसे पहले कोशिकाएं देखी थी वो किस प्रकार की कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं। इन्होंने जब बोतल में लगे एक ढक्कन को निकाला और इसके जब सेक्शन कट किए, इन सेक्शंस को स्वयं के द्वारा निर्मित संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जब इनको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखा तो इनको रॉबर्ट हुक को इस प्रकार की संरचना दिखाई दी। इस प्रकार की संरचना दिखती है, यानी कि मधुमक्खियों के छत्ते के समान खाली कोष्ठक दिखाई देते हैं और इन कोष्ठक को रॉबर्ट हुक ने नाम दिया था सेलुली। ये जो खाली कोष्ठक थे इनको रॉबर्ट हुक ने सेलुली कहा था। सेलुली, ये सेलुली जो है इसका क्या है, प्लूरल रूप है। इसको सिंगुलर रूप जो होगा वो सेलुला, और सेलुला जो है कालांतर में जाकर के किस में कन्वर्ट हो गया, सेल के अंदर। सेल यानी कि कोशिका, सेल को उस टाइम क्या कहा, कोशा या सेल। इस प्रकार सर्वप्रथम जो कोशिकाओं को देखा वो किस प्रकार की, इस प्रकार की संरचनाओं को देखा और इनका नाम क्या रखा, सेलुली, जिसको सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, सेलुला। और कालांतर में सेलुला जो है वो कोशिका या सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसका मतलब होता है कोशिका या कोशा। इस प्रकार सेल नाम जो है वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। तो नाम भी किसने दिया, रॉबर्ट हुक ने, और सर्वप्रथम सेल को देखा किसने था, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी वो कोशिकाएं एक्चुअल में कैसी थी, डेड सेल्स थी, मृत कोशिकाएं थी और पादप की बार्क कोशिकाएं थी, यानी कि बार्क या छाल जो होती है, पादप के चारों तरफ मृत छाल पाया जाता है जिसमें लिग्निन के जमाव के कारण वो क्या होती है, उसकी कोशिकाएं डेड हो जाती है। तो एक्चुअल में इन्होंने छाल के सेक्शन को काट करके और छाल की कोशिकाओं को देखा था। तो इस प्रकार 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी। सर्वप्रथम मृत कोशिकाओं को देखा था और कोशिकाएं कैसे थी, प्लांट के छाल या बार्क को देखा था। और सर्वप्रथम कोशिका नाम भी जो है वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था, जीवित कोशिकाओं को देखने का जो श्रेय जाता है वो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम लिविंग सेल्स को देखा था, जीवित कोशिकाओं को।
ल्यूवेनहॉक ने दांतों के खुरचन में सबसे पहले किसको देखा? जीवित कोशिकाओं को, और वो जीवित कोशिकाओं के रूप में इन्होंने देखा था जीवाणुओं को। वो कोशिका किस प्रकार की कोशिका थी? जीवाणु कोशिका। तो इस प्रकार जो जीवाणुओं को सर्वप्रथम देखने वाले साइंटिस्ट भी कौन हो गए? ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की एक तरह से खोज भी किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ल्यूवेनहॉक। इसके बाद हम एक ब्रांच की बात करते हैं कि कोशिकाओं का अध्ययन जो है वो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यहाँ पर एक वर्ड लिखती हूँ मैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं के संरचना व संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान व या साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की संरचना व संगठन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी और कोशिका विज्ञान। इसके बाद एक थ्योरी आती है। इसके बाद हम एक थ्योरी की बात करते हैं, सेल थ्योरी, या इसे क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट हैं, मैथियास स्लाइडेन, तथा थियोडोर श्वान। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया था जिसे कोशिका सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये जो साइंटिस्ट है ये बोटेनिस्ट है, और ये जो साइंटिस्ट है ये जूलॉजिस्ट है, यानी कि वनस्पति वैज्ञानिक और जंतु वैज्ञानिक। मैथियास स्लाइडेन ने पादप ऊतकों पर अध्ययन किया, प्लांट टिश्यूज, पादप ऊतकों पर अध्ययन किया, और इन्होंने जंतु ऊतकों पर अध्ययन किया, और दोनों ने मिलकर के 1839 में 1839-40 के अंदर कोशिका सिद्धांत दिया था। और कोशिका सिद्धांत के अनुसार सजीव जो हैं, सजीवों में कौन आ गए? पादप और जंतु। तो कोशिका सिद्धांत, इन दोनों के अनुसार, कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो सजीव है वो कोशिका तथा कोशिका के उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। सजीवों का शरीर जो है वो किससे बना होता है? कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बना होता है। इनके अनुसार जो कोशिका है इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी कि कोशिका जो है एक आवरण के द्वारा बाउंडेड होती है, और इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक पाया जाता है जिसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है। न्यूक्लियस, और केंद्र में आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है, जेनेटिक मटेरियल। पदार्थ, कोशिका के अंदर द्रव पदार्थ भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिकाओं में डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। डीएनए व आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर श्वान ने
कोशिका सिद्धांत दिया जिसके अनुसार कोशिका किसके, सजीव किसके, कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका के केंद्र में केंद्रक पाया जाता है और कोशिका के केंद्र में सजीवों के शरीर के आनुवंशिकी पदार्थ उपस्थित होता है। कोशिकाओं में डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। थियोडोर श्वान ने क्या बताया, प्लांट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनके चारों तरफ कोशिका झिल्ली के बाहर की ओर जो बाह्य जो आवरण होता है वो सेल वॉल पाई जाती हैं, यानी कि कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में सबसे बाह्य आवरण जो है वो किस रूप में पाया जाता है, कोशिका भित्ति। और देखो जंतु कोशिका में सबसे बाह्य आवरण जो है वो कौन सा होता है, कोशिका झिल्ली। तो ये जो सेल थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट ने दी, मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर श्वान। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो ने कहा था कि जो नई कोशिकाएं जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये बात अपने को किसने बताई थी, रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो ने ये कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और रूडोल्फ विर्चो का जो समर्थन है वो किसने किया था, नेगेली नामक साइंटिस्ट ने। नेगेली तथा रूडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग नई कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से। रूडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेलुला अ सेलुला। ओमनिस सेलुला अ सेलुला। यह जो स्टेटमेंट है ये जर्मन भाषा का स्टेटमेंट है। रूडोल्फ विर्चो जो है वो जर्मन साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या कहा था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर स्टेटमेंट पूछा जाता है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, रूडोल्फ विर्चो ने दिया था। और ये भी पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, रूडोल्फ विर्चो ने। देखो सेल थ्योरी किसने दी थी, मैथियास स्लाइडेन तथा थियोडोर श्वान। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेल थ्योरी जो है इसके अपवाद की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन है, या निम्न में से कोशिका सिद्धांत के अपवाद बताइए। तो देखो कोशिका सिद्धांत के अपवाद जो हैं, सबसे बड़ा अपवाद कौन है, विषाणु या वायरस। वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत की इन बातों को फॉलो नहीं करता है। वायरस जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं होता है, यह स्वतंत्र रह के जीवित ही नहीं रहता है। इसको अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए एक जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि यह जो है एक पैरासाइट है। विषाणु को सुपर पैरासाइट कहते हैं, पैरासाइट ही नहीं, परजीवी। परजीवी हिंदी में इस पैरासाइट को क्या कहते हैं, परजीवी। यह कैसा परजीवी है, एक सुपर परजीवी है। कुछ जीव जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ अल्टरनेट मिल जाते हैं, ऑब्लिक मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है ये जो विषाणु है वो परजीवी है, इसको परपोषी के बिना यह अपने आप को रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुपर परजीवी कहते हैं। इसका मतलब विषाणु का स्वतंत्र अस्तित्व होता ही नहीं है। जब यह स्वतंत्र होता है तो निर्जीव होता है, और जब
यह किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी कि किसी प्रपोषी या होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब यह सजीव कहलाता है और तब यह अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है उस प्रपोषी कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके। इस प्रकार यह जो है एक कोशिका नहीं होती है, विषाणु जो है वो एक अकोशिकीय पदार्थ कह सकते हैं। यह क्या है, एक अकोशिकीय पदार्थ होता है। जबकि इन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सजीवों का शरीर जो है वो किससे बना होता है, कोशिका व कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है, जबकि विषाणु एक कोशिका होता ही नहीं है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कोशिका, झिल्ली, कोशिका भित्ति कुछ नहीं पाया जाता है। इसके केंद्र में एक या तो डीएनए पाया जाता है या क्या पाया जाता है, आरएनए, और इसके चारों तरफ प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है। ये जो है आवरण प्रोटीन का आवरण होता है, और दूसरा इसके अंदर या तो क्या पाया जाता है, डीएनए, और या क्या पाया जाता है, आरएनए। यानी कि यह जो है इस कोशिका सिद्धांत के किसी भी बात को फॉलो नहीं कर रहा है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सजीवों की कोशिका में डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है, जबकि इसके अंदर या तो डीएनए उपस्थित होता है या आरएनए उपस्थित होता है। न्यूक्लिक एसिड में से एक ही उपस्थित होता है, और दूसरा इसकी सुरक्षा करने के लिए इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। इसलिए वायरस या विषाणु जो है वो कोशिका सिद्धांत का सबसे बड़ा अपवाद है। इसके बाद हम बात करें कि जो बैक्टीरिया जो आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो भी कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करती हैं। हम बात करें जीवाणु, या हम बात करें नील हरित शैवाल, या हम बात करें माइकोप्लाज्मा। ये सभी कोशिकाएं जो है वो कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करती है। इसका मतलब ये जो है ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तो हम एक बार इनको कोशिका सिद्धांत के अपवाद को देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विषाणु कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा आदि जो है वो क्या है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद है। अब देखो, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम सजीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, या कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीव, और दूसरे हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाम से ही पता है कि वे सजीव जो एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, कुछ प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जो क्या है, जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर के बना होता है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय प्रोटोजोआ कहलाता है। दूसरे हम बात करें पैरामीशियम, यह भी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है
जिसका शरीर के अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है। पैरामीशियम को हम स्लीपर जंतु कहते हैं। इसका जो आकार है वो जूते की तरह होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, स्लीपर जंतु। तीसरे जो एग्जाम्पल की बात करें, युगलिना। युगलिना यह भी एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है जो प्लांट्स और एनिमल के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है, यानी कि योजक कड़ी। यह भी क्या है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय पादपों की अगर बात करते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय शैवाल है। इसी प्रकार एसिटिबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है। तो ये जो इस प्रकार वो सजीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है वो क्या हो गए, यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव। और इसके अलावा जो सजीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय सजीव। एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, सेल्स प्रेजेंट होती है, वो कौन से हो गए, बहुकोशिकीय जीव। जैसे प्लांट्स, हायर प्लांट्स, उच्च पादप तथा जंतु आदि जो है। हमारा जो शरीर है उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। तो देखो, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम सजीवों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव। इसके बाद कोशिका की संरचना और संगठन के आधार पर हम कोशिका को दो भागों में फिर विभाजित करते हैं। यहाँ पर हमने जीवों की बात की। जीव कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका की संख्या के आधार पर दो प्रकार के, एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव। इसके बाद हम देखें कि कोशिका की संरचना तथा संगठन के आधार पर कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है। और कोशिका की संरचना में भी अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो केंद्रक के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम हिंदी में असीम केंद्रीय कहते हैं। आजकल यही वर्ड आता है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन फिर भी हम इसकी बात करते हैं असीम केंद्रीय, और इन्हें क्या कहते हैं, ससीम केंद्रीय। ससीम केंद्रीय। इस प्रकार कोशिका के संगठन या केंद्रक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से सजीवों को रखा गया है या किस प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो इस आधार पर देखो, जब पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हुए थे तो सर्वप्रथम जिस प्रकार के जीव उत्पन्न हुए थे उनमें कोशिकाएं जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती थी। यानी कि पहली बार कोई चीज़ बनती है तो उसके बाद में धीरे धीरे वो डेवलप्ड होती है। लेकिन यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं पहली बार आई धरती के ऊपर, तो ये जो है अल्प विकसित प्रकार की कोशिकाएं थी जिनके अंदर केंद्रक जो है वो अनुपस्थित या अल्प विकसित प्रकार का था। तो ऐसी कोशिकाओं को क्या कहा गया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो आज भी उपस्थित है। यहाँ पर हम वर्ड को देखते हैं, प्रो का मतलब होता है प्राचीन या प्रीमिटिव। आदिम प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। कैरियोटिक यानी कि कैरियोटिक वर्ड बना है कैरियोन से, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। अर्थात ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक प्रीमिटिव टाइप का पाया जाता है, यानी कि अल्प विकसित प्रकार का पाया जाता है, उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या असीम केंद्रीय कोशिकाएं कहते हैं। इस वर्ड से भी हम इसका अर्थ निकालते हैं असीम। असीम यानी कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है,
जिसके चारों तरफ किसी तरह की कोई बाउंड्री नहीं है। और केंद्री का मतलब यहाँ पर क्या है, केंद्रक, यानी कि ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ सीमा नहीं पाई जाती, बाउंड्री नहीं पाई जाती है, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं या असीम केंद्रीय कोशिकाएं। तो देखो ये जो कोशिकाएं हैं इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस किस में, आज किस किस में पाई जाती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है उनके एग्जाम्पल्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। जीवाणु जो है वो कौन सी कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके बाद हम देखें माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके बाद देखें नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। अगर इसके अलावा आपको कह दें आर्की बैक्टीरिया किस में आते हैं, तो जीवाणु का ही प्रिमिटिव रूप क्या कहलाता है, आर्की बैक्टीरिया, जो जीवाणुओं से ही पहले आए थे। तो हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं आर्की बैक्टीरिया, जिनके आगे बैक्टीरिया लग गए वो सारे के सारे किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। तो ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं, 4 ही एग्जाम्पल्स हैं कौन सी कोशिकाओं के, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। इसके बाद हम देखें कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो वे कोशिकाएं, यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। जो हमने यहाँ पे देखा कैरियोन केंद्रक, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि ऐसा केंद्रक, ससीम का मतलब हो गया यहाँ पर सीमा, ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ सीमा पाई जाती है, बाउंड्री पाई जाती है, उन्हें किस में रखा जाता है, ससीम केंद्रीय या यूकैरियोटिक कोशिकाएं। देखो संपूर्ण जगत के अंदर जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल और आर्की बैक्टीरिया के अलावा जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं।